गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है निर्णयन सिद्धांत यानी डिसीजन थ्योरी। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो मैनेजर होते हैं उनका मेन काम ही होता है कि उसे वेरियस सिचुएशंस में डिसीजंस लेने होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग क्या है इसके बारे में और कैसे हम इसको ORNQT में कवर करने की कोशिश करते हैं उसके बारे में हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या है। तो डिसीजन मेकिंग में बी डिफाइंड एज द सिलेक्शन ऑफ एन एक्ट और प्रोसेस जस्ट टू बी द बेस्ट अकॉर्डिंग टू सम प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है वो मैनेजमेंट का या मैनेज का एक ऐसा काम है जिसके अंदर उसे क्या करना होता है, वेरियस जो उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जो उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, विकल्प अवेलेबल होते हैं, उनमें से किसी बेस्ट को सिलेक्ट करना। लेकिन बेस्ट को सिलेक्ट करने समय उसकी सम प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होंगे, यानी कुछ पूर्व निर्धारित मानदंड होंगे, उसके आधार पर उनमें से बेस्ट ऑप्शन को या बेस्ट एक्टिविटी को उसे सिलेक्ट करना होता है। यानी निर्णयन जो है, डिसीजन मेकिंग जो है, वो किसी भी प्रॉब्लम का ऐसा एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लॉजिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है किसी भी प्रॉब्लम का, जो किसी भी मैनेजर को प्रैक्टिकली किसी भी एक डिसीजन पे पहुंचने में हेल्प करता है, राइट। अब जब डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है। तो डिसीजन मेकिंग जो है एक साइंटिफिक एक तरह से एक्टिविटी है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका वहाँ पे उसको इंक्लूड कर लिया जाता है, जिसमें उसे परसेप्शन कहा जाए, जिसके अंदर हम समस्या का ज्ञान करते हैं, कंसेप्शन कहा जाए जिसमें हम विचारों का विकास करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहा जाए कि हम विकल्प जो ऑप्शंस हैं उनकी खोज करते हैं, डेलिबरेट करते हैं, यानी जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हमारे लिए फ्रूटफुल होंगे या नहीं होंगे उसको जांच करना, उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना यानी सिलेक्शन, प्रोमulgation हम कह सकते हैं कि जो निर्णय हमने लिया है उसकी जानकारी देना और अल्टीमेटली इसको इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो परसेप्शन, कंसेप्शन, इन्वेस्टिगेशन, डेलिबरेशन, सिलेक्शन, प्रोमulgation एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये एक तरह से ये वेरियस स्टेजेज है डिसीजन मेकिंग की। अब ये जो वेरियस स्टेजेज हैं इन स्टेजेज को हम कवर कैसे करते हैं, तो कवर करने के लिए हमें डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, वो स्टेजेस को ही हम प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो काम करना होगा डिसीजन मेकिंग के टाइम वो होगा हमें अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करना पड़ेगा, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो होगा उद्देश्य का निर्धारण करना होगा। यानी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जब निर्णय लिया जाता है तो जो भी डिसीजन मेकर है वो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अपने सामने रखता है, वो निर्णय लेना है अभी या उसे पोस्टपोन करना है या निर्णय लेना ही नहीं है, या जो अभी अभी की जो स्थिति है उसको कायम रखना है, ये सारे भी डिसीजन मेकिंग का एक तरह से पार्ट ही होता है। तो सबसे पहले आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो डिसाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे की जितने भी हमारे स्टेजेस होंगे, स्टेप्स होंगे, वो सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स पर ही बेस करेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होगा, उसके बाद नेक्स्ट काम हमारा होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, यानी जो डिसीजन लेना है, यदि समस्या में कोई ऑप्शन है ही नहीं तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ही नहीं है। आपको कहा कि कॉलेज जाना मीन्स जाना ही है, ऑप्शन है कि भाई कॉलेज जाना है या ऑनलाइन मोड पे पढ़ना है, वो ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है तो ऐसे में निर्णय लेने की ज़रूरत ही नहीं, हमें जो है उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि उससे संबंधित सारे के सारे ऑप्शंस यानी ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं और उनकी हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हमारा सेकंड पेज होगा। थर्ड हम कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, यानी ये EVENTS है, इवेंट्स का मतलब है घटनाओं का, यानी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जब हम डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने के लिए हमें जो फ्यूचर में होने वाली इवेंट्स हैं उनका हमें थोड़ा सा फोरकास्ट करना पड़ेगा, उनका पूर्वानुमान करना पड़ेगा कि उस जो भी निर्णय लेने के लिए आवश्यक है उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है उससे रिलेटेड भावी घटना कौन कौन सी हो सकती है। ये जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स है, वो इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल या सीजनल एनवायरनमेंट
के जो कॉम्बिनेशन है उससे वहाँ पर हमारे सामने आती है, और जो ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो निर्णयकर्ता के बाहर जो उसकी जो पावर है उसके बाहर होती है। तो ऐसे में उसको वहाँ को सोचना होगा कि ये जो सिचुएशंस अगर हमारे सामने आ जाए तो उसमें से उसकी जो उसके आधार पे जो डिसीजन उसको लेना होगा उसके बारे में उसको अनुमान लगाना होगा। उसके बाद जितने भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल थे, आइडेंटिफिकेशन जब हमने अल्टरनेटिव्स का किया, उसके साथ एबल्स के साथ मैच किया, उसके बाद हमें उनका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। यानी जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उनका उसकी वायबिलिटी क्या है, उपादेयता क्या है, वो हमें देखना होगा। और यहाँ पर हम 2 तरह की यूनिट्स को यूज़ कर सकते हैं, उनका मॉनेटरी वैल्यूएशन भी कर सकते हैं, मॉनेटरी वैल्यू भी पता कर सकते हैं, या उसकी यूटिलिटी भी क्या है उसके आधार पर भी हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो मॉनेटरी वैल्यू या यूटिलिटी वैल्यू के बेसिस पे इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होता है, राइट। उसके बाद अब आपके पास जो प्रैक्टिकली आप करने जाओगे तो प्रैक्टिकली करते समय डिसीजन मेकिंग के लिए उसको डिसीजन का एनवायरनमेंट पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे चूँकि डिसीजन थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो डिसीजन थ्योरी के अंदर हमारे पास 3 तरह के एनवायरनमेंट आ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, और तीसरा है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। यानी पूर्ण सूचना की स्थिति में अगर आप निर्णय लेंगे तो वो थोड़ी अलग सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे उसका जो वातावरण होगा उसके हिसाब से डिसीजन लेने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है तो फिर आपको कैसे डिसीजन लेना है, या रिस्क की सिचुएशन है तो वहाँ जब हम डिसीजन लेंगे तो वो हमारा तीनों चीज़ अलग अलग होगी। तो तीनों परिस्थिति के आधार पर जो भी डिसीजन मेकर है, जो भी मैनेजर है, उसे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको डिसीजन लेने के लिए कितनी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी अवेलेबल है। अगर वो अपूर्ण है, पूरी अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या कई दूसरे सोर्स से उसे प्राप्त किया जा सकता है, और उसे लेना क्या वहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, डिज़ायरेबल होगा या नहीं होगा। तो कुल मिला के डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट के बारे में हमें यहाँ पर पता करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर बाकी जो डिसीजन का आगे के जो स्टेप्स हैं उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली वहाँ पे जो इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव हुआ उसमें से चूज़ करना, फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले वहाँ पे जो भी निर्णय की जो भी संबंधित अधिकारी है उनको वहाँ पे उसको डेलिब्रेट करना या उनको प्रोमुलगेट करना, और अल्टीमेटली डिसीजन को लागू करना, यानी इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा। और उसके बाद हम इसका वापस चेकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस स्लाइड को मैंने इसलिए रोक लिया है क्योंकि हमारे पास जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम करने जाएंगे तो इस चैप्टर में हमारा जो प्रैक्टिकल कवरेज है वो इन्हीं तीनों सिचुएशंस पे बेस्ड है, और उसमें भी हमें प्रैक्टिकली फॉर्मूला लगाना सीखना पड़ेगा। जब हमारे पास सर्टेनिटी है तब तो हमें प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिसीजन थ्योरी के अंदर अनसर्टेनिटी एंड रिस्क वाला जो पार्ट है, और स्पेशली अनसर्टेनिटी प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो पार्ट है वो आपका अनसर्टन से रिलेटेड है कि कौन कौन से फॉर्मूला आप लगाते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल डिसीजन थियरी के अंदर वो अनसर्टनिटी से रिलेटेड ही होते हैं। तो अब इनको कैसे हमें यूज़ करना है, इनके फॉर्मूला क्या क्या होंगे, डिसीजन मेकिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क वाला जो एनवायरनमेंट है वो हम प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।